नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द ड्रीम पॉइंट की डिजिटल यूट्यूब चैनल पे। अपन पढ़ रहे थे खादों के बारे में। तो खादों में अपने हो गया, देखो FYM अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया था। FYM पढ़ लिया था, मतलब गोबर की खाद। दूसरा अपन ने पढ़ा था हरी खाद के बारे में, ये भी अपने कंप्लीट हो गया था। फिर आगे अपन पढ़ रहे थे कंपोस्ट खाद को बनाने की विधियां। कंपोस्ट खाद के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो कंपोस्ट खाद होती क्या है कि फार्म या शहरी अपशिष्टों के अपघटन के बाद जो खाद बनती है उसको अपन क्या बोलेंगे, कंपोस्ट। कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा बोली तो नाइट्रोजन कितना परसेंट है इसमें, 0.5 से 1.5%। फॉस्फोरस 0.5 से 0.9%। और पोटास कितना था, 1.2 से 1.4%। ठीक है, ये अपने पास NPK का अनुपात था। कंपोस्ट बनाने की अपन ने 2 विधियों का वर्णन कर लिया था। पहली थी अपने पास इंदौर विधि, दूसरी थी बेंगलोर विधि। इंदौर विधि क्या थी, इंदौर विधि एक वायवीय विधि है और जो बेंगलोर विधि है वो आपके अवायवीय विधि है। ठीक है, और सबसे ज्यादा अपघटित पदार्थ आपके बनते हैं बेंगलोर विधि से। और शहरों के लिए उपयुक्त कौन सी है, बेंगलोर विधि। और सर्वोत्तम विधि बोले तो वो भी बेंगलोर विधि है। बेंगलोर विधि का आविष्कार किसने किया था, तो मैंने आपको बताया जिस वैज्ञानिक ने ट्रेंच विधि, ये किसकी थी, FYM की, CN आचार्य। ट्रेंच विधि FYM को बनाने की विधि है जिसका आविष्कार CN आचार्य ने 1955 में किया था। ठीक है, तो इसी CN आचार्य ने किसके बारे में बताया था, बेंगलोर विधि के बारे में। और इंस्टीट्यूट कौन सा था, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में स्थित है, वहां पे इसका आविष्कार हुआ था। अब तीसरी विधि का अपन वर्णन करते हैं तो वो रहेगी अपने पास नाडेप विधि। कंपोस्ट बनाने की तीसरी विधि की बात करें तो तीसरी विधि कौन सी है, नाडेप विधि। अच्छा, नाडेप विधि का आविष्कार किसने किया, मतलब खोज किसने की थी, नाडेप काका। इसके नाम पे, नाडेप काका के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा था, नाडेप विधि या पंडरी पांडे। इस नाडेप काका को आप पंडरी पांडे भी बोल सकते हो। नाडेप काका तो इसको प्रेम से बोलते थे, लेकिन इसका असली नाम क्या था, पंडरी पांडे। इसने इसका आविष्कार किया था, इसलिए इस विधि को क्या बोला जाता है, नाडेप विधि। और आविष्कार कब किया था, 1931 में खोज करी थी। ठीक है, अब ये नाडेप विधि में जो गड्ढा बनाएंगे उस गड्ढे का आकार क्या होगा, उसका भी ध्यान रखो। 10 × 6 × 4 फीट आकार का गड्ढा बनाएंगे, ध्यान रखना। पहले अपन ने जब इंदौर विधि पढ़ी थी तब इंदौर विधि में अपन ने 10 × 8 से 6 मीटर और यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई या फिर गहराई है वो अपन ने क्या पढ़ी थी, 2 से 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नाडेप विधि में गड्ढे का आकार, उसमें क्या था, इंदौर विधि में अपने पास गड्ढे का आकार मीटर में था, लेकिन यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है, 10 × 6 × 4 फीट आकार है गड्ढे का। ठीक है, अब नाडेप विधि में होगा क्या, देखो नाडेप विधि में एक 6 अपन टैंक का निर्माण करेंगे। उस टैंक, ईंटों से निर्मित टैंक का निर्माण करेंगे और उस टैंक में क्या होना चाहिए, जगह जगह पे वायु के आदान प्रदान के लिए छेद छोड़े जाते हैं। ठीक है, जैसे मतलब ईंटों से टैंक को बनाएंगे तो उसमें बीच बीच में अपन ईंटों से खाली स्थान को छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, अपन ने पढ़ा था नाडेप विधि क्या है, वायवीय विधि है। और वायवीय विधि क्या होती है, जिसमें तापमान अधिक होता है और वायु का आदान प्रदान होता है। तो ध्यान रखना, नाडेप विधि में अगर अपन टैंक का निर्माण कर रहे हैं तो उस टैंक में वायु के आदान प्रदान के लिए अपन क्या छोड़ेंगे,
बीच बीच में छेद छोड़ेंगे, ठीक है। तो नाडेप जो विधि है अपने पास, उसकी खोज की थी नाडेप काका पंडरी पांडे 1931 में। और जो गड्ढे का आकार है वो 10 × 6 × 4 फीट है, वायवीय विधि है, इतना काफी है नाडेप विधि के लिए। और ये आपसे नहीं पूछेगा कि पूरी क्रिया विधि को समझाइए, कि भाई नाडेप विधि से खाद तैयार कैसे होती है, उसकी पूरी क्रिया विधि को समझाइए, ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछेगा आपको। बस इसका खोजकर्ता ध्यान रखना, खोज कब हुई थी 1931 में, ठीक है। आगे अपन बात करें तो कंपोस्ट बनाने की एक और विधि है अपने पास, चौथी विधि, उसको बोलते हैं एडको विधि। एडको विधि। अब ये एडको विधि क्या होती है? एडको विधि का खोजकर्ता लिखो पहले तो। खोजकर्ता कौन है? हर्षिसन व रिचर्डसन। हर्षिसन व रिचर्डसन ने कब की थी इसकी खोज? 1921 में। और सबसे पहले खोज कहाँ हुई थी इसकी? इंग्लैंड में, ठीक है। कंपोस्ट बनाने की नवीनतम विधि मान लो, या फिर एडको विधि क्या है? एक वैज्ञानिक विधि है कंपोस्ट बनाने की, जिसके खोजकर्ता कौन है? हर्षिसन और रिचर्डसन, ठीक है। इन्होंने खोज कब की थी? 1921 में, इंग्लैंड में, ठीक है। अब एडको विधि में होता क्या है? जैसे अपन बाकी की विधियों से अगर खाद तैयार कर रहे, तो बाकी की विधियों में अपन क्या कर रहे? घटक के रूप में गोबर, मलमूत्र या फिर फार्म का अपशिष्ट मान लो, या फिर शहरों से निकला अपशिष्ट, इन सब का उपयोग कर रहे थे। लेकिन जो एडको विधि है, इसमें क्या होता है? गोबर के स्थान पर एडको पाउडर का उपयोग किया जाता है। एडको पाउडर का उपयोग, एडको पाउडर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब एडको पाउडर होता क्या है? मतलब एडको पाउडर में कौन कौन से केमिकल होंगे? तो सबसे पहले आपके आएगा अमोनियम सल्फेट, कुछ मात्रा एडको पाउडर में अपने अमोनियम सल्फेट की रहेगी, कुछ मात्रा सुपर फॉस्फेट की रहेगी। सुपर फॉस्फेट बोले तो सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट या ट्रिपल सुपर फास्फेट, इनमें से कौन सा भी हो सकता है, ठीक है। अमोनियम सल्फेट का उपयोग करेंगे सुपर फास्फेट और यूरिया, ठीक है। देखो एडको विधि में गोबर के स्थान पर एडको पाउडर का उपयोग किया जाता है, और एडको पाउडर में होता क्या क्या? अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट और यूरिया, ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया था? हर्षिसन और रिचर्डसन ने 1921 में इंग्लैंड में किया था। गोबर के स्थान पर एडको पाउडर, और एडको पाउडर में ये याद रखना कि एडको पाउडर में होता क्या क्या? अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट और यूरिया, ठीक है। ये एडको विधि है, तो इसमें होगा क्या? गोबर के स्थान पर अपन को इतना ही ध्यान रखना है, गोबर के स्थान पर एडको पाउडर का उपयोग किया जाता, और एडको पाउडर में कौन कौन से केमिकल को शामिल कर रहे हैं अपन, है। तो एडको विधि अपने कंप्लीट होती है। कंपोस्ट बनाने की विधि है, ध्यान रखना। ये भी आपसे पूछ सकता है कि एडको विधि निम्न में से संबंधित है? गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद या कंपोस्ट? तो किससे संबंधित है? कंपोस्ट से, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं पांचवी विधि है इसमें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मायादास विधि। बस नाम ध्यान रखो कि कंपोस्ट बनाने की एक विधि है मायादास विधि। छठी आपके याद रखो कोयम्बटूर विधि। छठी आपके जो विधि है वो कोयम्बटूर विधि है, और मायादास विधि, इनका संबंध भी किससे है? कंपोस्ट बनाने से है, ठीक है। कंपोस्ट बनाने की विधि है मायादास विधि और कोयम्बटूर विधि। और कोयम्बटूर विधि का जो खोजकर्ता है आपके पास, कोयम्बटूर विधि का खोजकर्ता लिख लो मानिकारन, ठीक है।
कोयम्बटूर विधि है, उसके खोजकर्ता कौन है? मानिकारम। ठीक है, मायादास विधि और कोयम्बटूर विधि भी किससे संबंधित है? कंपोस्ट से। और कंपोस्ट जो कोयम्बटूर विधि है उसका जनक कौन है? मायादास, सॉरी वो मानिकारम। अब देखो कंपोस्ट में आपके कंपोस्ट होता क्या है? कंपोस्ट में पोषक तत्व है। अब कंपोस्ट की मात्रा की बात करते हैं अपन। मात्रा की फसल में कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो फसल में कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? वही रहेगा अपने गोबर खाद वाली मात्रा, 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर। ये किसके लिए लिखी थी अपन ने? गोबर खाद की मात्रा सब्जियों के लिए। और 15 से 20 टन, 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर, ये किसके लिए थी? फसलों के लिए। ठीक है, तो ये अपने मात्रा दे रखी है कि 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर अपन सब्जियों में उपयोग करेंगे। अगर अपन को फसलों की बुवाई करनी है तो उससे पहले 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर अपन कंपोस्ट का उपयोग करेंगे। ठीक है, और तो क्या बच रहा है इसमें? अपन ने पोषक तत्व कर लिए, मात्रा कर ली, और इसको तैयार होने में या फिर अपघटन में कितना समय लगता है? अपघटन में समय तो कितने टाइम में अपघटित हो जाएगा? ये 4 महीने में। अपघटन में समय कितना लगेगा? अगर अपन किसी भी विधि से, जब अपन ने कौन सी विधि पढ़ी थी? इंदौर विधि। तब इंदौर विधि में मैंने आपको बोला था कि इंदौर विधि से खाद तैयार होने में 4 महीने का टाइम लग रहा है। और वही दूसरी अपने पास नाडेप विधि थी, उसमें भी लगभग 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा अपघटन होने में। अपघटन होने का मतलब है कि खाद तैयार होने में कितना टाइम लग रहा है। इसी के साथ देखो अपने एक होती है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होती है? कंपोस्टिंग देखो इसमें हो क्या रहा है? कंपोस्ट और कंपोस्टिंग मतलब कंपोस्ट खाद के निर्माण की क्रिया को अपन क्या बोल देंगे? कंपोस्टिंग। लेकिन ध्यान रखना, इसको इतना आप रखो कंपटीशन के लेवल के हिसाब से कि यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। कंपोस्टिंग एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। तो कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग आप इतना ध्यान रखो कि कंपोस्टिंग एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। जैव मतलब इसमें कहीं ना कहीं जीवों की भूमिका होगी और रासायनिक पदार्थ भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये कंपोस्टिंग क्रिया किससे रिलेटेड हो जाएगी? जैव रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, एक ये लिख लो, कंपोस्ट खाद के संरक्षण के लिए 15% नमी आवश्यक का ध्यान रखना। कंपोस्ट खाद में पोषक तत्वों के संरक्षण हेतु अपन को 15% नमी आवश्यक है। अगर कंपोस्ट खाद को पोषक तत्व की दृष्टि से अपन को सुरक्षित रखना है तो अपन क्या करेंगे? 15% नमी उसमें रखेंगे कंपोस्ट खाद में। ठीक है, इसी के साथ अपने कंपोस्ट खाद कंप्लीट होती है। अब कंपोस्ट खाद में देखो नाइट्रोजन 0.5 से 8.5%, फॉस्फोरस 0.5 से 0.9%, पोटास बोले तो 1.2 से 1.4%। इसी के साथ अपने कंपोस्ट कंप्लीट होता है। आगे अपन बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में। पहला अपन ने पढ़ा था गोबर की खाद, दूसरा अपन ने पढ़ा था हरी खाद, तीसरा अपने पास हो गया कंपोस्ट और चौथा रहेगा वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, अब वर्मी कंपोस्ट की बात करें अपन, वर्मी कंपोस्ट होता क्या है? देखो इसमें भी कंपोस्ट आ रहा है लास्ट में, लेकिन स्टार्टिंग में वर्मी आ रहा है। मतलब क्या होगा? पशु अवशेष होंगे जैसे कि गोबर। ठीक है, इस गोबर को कौन खाएगा?
केचुआ, केचुआ खाके, ध्यान रखना पशु अवशेष मतलब गोबर। अब गोबर को केचुआ खाएगा भोजन के रूप में, मतलब केचुए के भोजन की बात करें तो वो क्या होगा, पशु अवशेष यानी कि गोबर। ठीक है, तो अब ये खा रहा है तो इसका जो केचुए का मल होगा उसी मल को अपन क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, गोबर अपन डालेंगे, केचुआ खाएगा और केचुआ गोबर खाकर जो अपना मल निष्कासित करता है उस मल को अपन क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोस्ट। और इस मल को एक शब्द में बोले तो कास्ट बोलते हैं। ध्यान रखना, केचुए के अपशिष्ट पदार्थ को या केचुए के मल को क्या बोलेंगे अपन, कास्ट। और इसी कास्ट को खाद के रूप में अगर अपन उपयोग करते हैं तो उसको वर्मी कंपोस्ट बोलेंगे। ठीक है, अब वर्मी कंपोस्ट से संबंधित कुछ परिभाषाएं, एक आपके होता है वर्मी वास, वर्मी वास। अब वर्मी वास क्या होता है, वर्मी लगा हुआ, जहां भी वर्मी लगा हुआ हो मतलब ये कहीं ना कहीं केचुए से रिलेटेड है, इतना ध्यान रखो। तो वर्मी वास, वर्मी वास मतलब केचुए से प्राप्त हल्के पीले रंग का हल्के पीले रंग की द्रव खाद है। ठीक है, एकमात्र द्रवित खाद कौन सी है, वर्मी वास। केचुए से प्राप्त हल्के पीले रंग की द्रव खाद को अपन क्या बोलेंगे, वर्मी वास, जो एक निश्चित प्रोसेस से अपन को प्राप्त होती है। और ध्यान रखना, वर्मी कंपोस्ट किसको बोल रहे हैं, केचुए से प्राप्त जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको वर्मी कंपोस्ट बोलेंगे। एक आपके होता है वर्मी कंजर्वेशन, एक आपके होता है वर्मी कंजर्वेशन। तो वर्मी कंजर्वेशन क्या होता है, देखो, केचुए को कोकून और खाद से अलग करना, केचुए को कोकून व खाद से अलग करना। केचुए को कोकून व खाद से अलग करना क्या कहलाता है, वर्मी कंजर्वेशन। ठीक है, वर्मी वास हो गया, वर्मी कंजर्वेशन, और केचुआ वर्मी कंपोस्ट। अब बात करते हैं अपन केचुए की, कि पशु अवशेष है, कौन खा रहा है, केचुआ। केचुए का जो मल है उसको वर्मी कंपोस्ट बोल रहे हैं। वर्मी वास क्या होता है, केचुए से प्राप्त हल्के पीले रंग की द्रव खाद है। और वर्मी कंजर्वेशन, केचुए को कोकून में खाद से अलग करना, वर्मी कंजर्वेशन कहलाता है। ध्यान रखना। अब केचुए की बात करते हैं, यहाँ पे अहम भूमिका होगी किसकी, केचुए की। तो केचुए की अपन बात करें, तो ध्यान रखना, केचुए का उपनाम बोले तो मर्दा की आत्र, मर्दा की आत्र है। और क्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक हलवा, और किसान का मित्र। और एक देखो आपके चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन एक वैज्ञानिक है, सुना होगा आपने बायो में खूब। चार्ल्स डार्विन ने केचुए को क्या कहा, बैरोमीटर ऑफ सोइल फर्टिलिटी। बैरोमीटर ऑफ सोइल फर्टिलिटी, फर्टिलिटी बोले तो उर्वरकता। ठीक है, मृदा उर्वरकता का बैरोमीटर यानी वायु दाब मापी। अपन क्या बोलते हैं, बैरोमीटर को क्या बोलते हैं, कि ये किस बैरोमीटर किस काम में आ रहा है, वायु दाब मापन में। ठीक है, तो बैरोमीटर ऑफ सॉइल फर्टिलिटी चार्ल्स डार्विन ने केचुए को बोला है। इसके अलावा केचुए के अन्य नाम है मृदा की आत्र, प्राकृतिक हलवा, किसान का मित्र। ठीक है,
केचुए की अपन ने देखो, केचुआ अपन ने इतना पढ़ लिया कि मर्दा की आत्म प्राकृतिक हलवाहा, किसान का मित्र है। चार्ल्स डार्विन ने केचुए को बैरोमीटर ऑफ सॉइल फर्टिलिटी बोला। अब केचुए के प्रकारों की बात करें, इसको मिटा के बताती हूँ आपको। तो केचुए के प्रकारों की बात करें अपन, केचुआ ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एपिजिक, डायोजिक और इंडोजिक। ठीक है। एपिजिक कौन से केचुए होते हैं? एपिजिक कौन से केचुए होंगे जो मृदा में 1 मीटर की गहराई में पाए जाएंगे? 1 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। एपिजिक केचुए कौन से होंगे जो 1 मीटर गहराई में पाए जाएंगे? उसको अपन क्या बोलेंगे? एपिजिक केचुए। ठीक है। अब एपिजिक केचुओं की एक विशेषता और होती है, ये भोजन के रूप में ये केचुए, एपिजिक केचुओं के प्रकार करवा रही हूँ, एपिजिक, डायोजिक, इंडोजिक। ठीक है। 1 मीटर की गहराई में पाए जाने वाले अपने पास कौन से? एपिजिक। अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि एपिजिक भोजन के रूप में किसको ग्रहण करते हैं? 90% कार्बनिक पदार्थ। एपिजिक को जो केचुए होंगे वो क्या करेंगे? 90% कार्बनिक पदार्थ खाएंगे और 10% मृदा को खाएंगे। ठीक है। एपिजिक केचुओं की यह भी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये 90% कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं और 10% मृदा को, और 1 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल या इसकी प्रजातियां देखिए। एपिजिक की प्रजातियों की बात करें तो वो देखो, अपन सबसे फेमस प्रजाति पढ़ते हैं आइसिनिया फोइटिडा, यही पढ़ते हैं इसका वैज्ञानिक नाम आइसिनिया फोइटिडा। तो ये किस प्रकार का केचुआ अपने पास? एपिजिक। टेरेनिप्स आर्बोसिकोली, टेरेनिप्स आर्बोसिकोली। इसके अलावा एक प्रजाति और है फेरेटिमा इलानगेटा। अपने देखो कृषि की दृष्टि से सबसे जो इम्पोर्टेंट केचुए की प्रजाति होगी वो एपिजिक होगी, क्योंकि ये क्या करेंगे? 90% कार्बनिक पदार्थ को खाएंगे और 10% मृदा को खाकर किसका निर्माण करते हैं? वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करते हैं। 1 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं और इसकी प्रजाति है आइसिनिया फोइटिडा, टेरेनिप्स आर्बोसिकोली और फेरेटिमा इलानगेटा। डायोजिक अपन केचुओं की बात करें तो ये किस गहराई में पाए जाते हैं? इनकी गहराई क्या होती है? 1 से 3 मीटर गहराई में पाए जाने वाले केचुओं को अपन क्या बोलेंगे? डायोजिक। ठीक है। 1 से 3 मीटर गहराई में पाए जाने वाले केचुओं को डायोजिक बोलते हैं अपन। इंडोजिक की बात करें तो इंडोजिक की गहराई क्या होगी? मतलब ये मृदा में किस गहराई पर पाए जाएंगे? 3 मीटर से अधिक। 3 मीटर से अधिक गहराई पर इंडोजिक आपके केचुए पाए जाएंगे और ये केचुए क्या करेंगे? 90% तो मृदा को खाते हैं और 10% इनके पास कार्बनिक पदार्थ बचता है। ठीक है। इधर देखो 90% कार्बनिक पदार्थ एपिजिक और 10% मृदा कौन खा रहा है? एपिजिक। जिसकी गहराई कितनी है? 1 मीटर गहराई में पाए जाएंगे। वही इंडोजिक की बात करें अपन तो इंडोजिक में गहराई कितनी होगी? 3 मीटर से अधिक और 90% ये क्या करेंगे? देखो 3 मीटर से अधिक गहराई में कार्बनिक पदार्थ बहुत कम मात्रा में मिलते हैं इनको, तो तब ये क्या करते हैं? 90% तो मृदा को खाएंगे और 10% कार्बनिक पदार्थ को खाएंगे। ठीक है। इसी के साथ अपने केचुए के 3 प्रकार है, देखो एपिजिक, डायोजिक, इंडोजिक कंप्लीट होते हैं। अब अपने जो सबसे फेमस प्रजाति है वो कौन सी है? आइसिनिया फोइटिडा। तो उसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं अपन।
आइसिनिया फोइटिडा। आइसिनिया फोइटिडा की अपन बात करें तो ये राजस्थान हेतु उपयुक्त है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये राजस्थान हेतु उपयुक्त है। ठीक है, राजस्थान हेतु उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? आइसिनिया फोइटिडा। अब बात करते हैं कि इनकी लंबाई कितनी होती है। तो 3 से 4 इंच लंबाई के लाल रंग के होते हैं। आइसिनिया फोइटिडा की विशेषताओं की बात कर रहे हैं तो लंबाई कितनी है? 3 से 4 इंच और लाल रंग है। और इसमें वजन कितना है? एक केचुए में वजन 0.5 से 1 ग्राम वजन रहेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि आइसिनिया फोइटिडा की जो प्रजनन क्षमता है उसकी, तो ये क्या करेगा? कोकून का निर्माण करता है। कोकून मतलब एक सप्ताह में, देखो एक सप्ताह में कितने कोकून देगा ये? 3 से 4 कोकून देता है। और कोकून में होते क्या है? केचुए के अंडे। तो एक कोकून में कितने अंडे होंगे? 3 अंडे। ठीक है, देखो एक सप्ताह में एक केचुए की प्रजनन क्षमता कितनी होती है कि वो 3 से 4 कोकून देता है। ठीक है, अब कोकून क्या होते हैं? कोकून में केचुए के अंडे होते हैं। ठीक है, तो एक कोकून कितने अंडे? एक कोकून में कितने अंडे हो गए? 3 अंडे। तो एक सप्ताह में कितने केचुए पैदा हो जाएंगे अपने पास? 9 से 12 केचुए। केवल एक ही केचुए से अपन को एक सप्ताह में 9 से 12 केचुए प्राप्त हो सकते हैं। आइसिनिया फोइटिडा के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैंने बताया ये एपिजिक प्रजाति में आता है। एपिजिक बोले तो 90% कार्बनिक पदार्थ खा रहा है और 10% मृदा और साथ ही साथ 1 मीटर गहराई में पाए जाएंगे। ठीक है, आइसिनिया फोइटिडा के बारे में अपन इतना पढ़ लेंगे, काफी होगा अपने लिए। इसकी लंबाई कितनी है? 3 से 4 इंच, लाल रंग है, वजन कितना है? 0.5 से 1 ग्राम। एक सप्ताह में 3 से 4 कोकून है और एक कोकून में 3 अंडे। आइसिनिया देखो वर्मी कंपोस्ट में अपने पास केचुए अपन ने पढ़ लिए। इसके अलावा अपने क्या बच रहा है वो देखते हैं। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि अपने पास क्या होगी? बेड बनाएंगे अपन, गोबर के बेड बनाते हैं। उन बेडों का आकार क्या होता है? 40 से 50 इंटू 4 से 5 फीट। ठीक है, यानी कि 40 से 50 फीट तो लंबा और 4 से 5 फीट चौड़ा अपन क्या बनाएंगे? बेड बनाएंगे। और ये बेड की और विशेषता होती है, छाया में होना चाहिए। तापमान, तापमान बोले तो केचुआ पालन के लिए तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो अपने पास नमी होगी वो नमी इसमें कितनी बना के रखनी चाहिए? 30%। ठीक है, देखो बेड बनाएंगे अपन। बेड काहे के बनाते हैं? बेड किसको बोलते हैं? देखो 40 से 50 फीट लंबे और 4 से 5 फीट चौड़े अपन क्या बनाएंगे? बेड। बेड काहे के बनाते हैं? गोबर के। और इनमें अपन क्या डालते हैं? गोबर। सॉरी, पहले गोबर के बेड बनाएंगे, फिर इनमें क्या डालेंगे? केचुए। और इन बेडों में एक ही विशेषता होनी चाहिए, ये बेड छाया में होनी चाहिए, धूप में नहीं, ज्यादा पानी भरने वाली जगह पे भी नहीं होनी चाहिए। और तापमान क्या रहता है इसमें? 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अपन को मेंटेन रखना होगा। और नमी 30%। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं कि नाइट्रोजन वर्मी कंपोस्ट में वर्मी कंपोस्ट बनाने की अलग अलग विधियां नहीं है। देखो इसमें तो केवल केचुआ काम करेगा, और केचुआ काम करेगा तो इसमें अपन को बेड का ध्यान रखना है बस, कि बेड किस आकार में बना रहे हैं, बेड बनाते समय क्या सावधानी रखनी है। ठीक है,
अब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास की बात करते हैं। एन, पी और के, वर्मी कंपोस्ट में एन, पी, के की बात करते हैं। तो पोटास इसमें कितना परसेंट है? 1 से 1.5%। ठीक है, पोटास अपने पास 1 से 1.5% है। और अपने फॉस्फोरस की बात करें तो 1.5 से 1.8%। और जो अपने पास नाइट्रोजन है वो अपने पास रहेगा 2.5 से 3%। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन 2.5 से 3%, फॉस्फोरस में फॉस्फोरस कितना? 1.5 से 1.8% और पोटास 1 से 1.5%। ठीक है, ये अपने पास मात्रा रहेगी और इस मात्रा को भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो अपने क्या बच रहा है। वर्मी कंपोस्ट, देखो वर्मी कंपोस्ट में अपन ने क्या पढ़ लिया? वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है? केचुए की। तो केचुए के प्रकारों के बारे में अपन ने देख लिया कि केचुए कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या काम रहता है, क्या भोजन रहता है। और एक चीज ये भी नोट लगा के लिखो केचुए में, कि जो एक केचुआ है 6 महीने में, एक केचुआ 6 माह में 250 केचुए पैदा कर सकता है। एक केचुआ 6 माह में 250 केचुए पैदा कर सकता है। इस चीज को नोट लगा के लिख लो आप। और एक चीज वर्मी जो कंपोस्ट है उसमें लिखना कि जो अपने वर्मी कंपोस्ट है उसमें सामान्य खाद की अपेक्षा, सामान्य खाद बोले तो गोबर की खाद की अपेक्षा 8 गुना अधिक एक्टिनोमाइसीटीज पाए जाते हैं। एक्टिनोमाइसीटीज कल बताए थे मैंने, सूक्ष्म जीवी होते हैं ये। तो सामान्य खाद की अपेक्षा, सामान्य खाद की तुलना में लिख लो आप, सामान्य खाद की तुलना में वर्मी कंपोस्ट में 8 गुना अधिक एक्टिनोमाइसीटीज पाए जाते हैं। अब देखो जितनी भी खादें पड़ी है उनमें से जो आपके वर्मी कंपोस्ट है उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास है कि नहीं? तो सबसे जो आपने उपजाऊ खाद होगी वो कौन सी होगी? वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, एक केचुआ 6 माह में 250 केचुए पैदा कर सकता है। सामान्य खाद की तुलना में वर्मी कंपोस्ट में 8 गुना अधिक एक्टिनोमाइसीटीज होता है। ठीक है, अब बात करें इनकी मात्रा की। वर्मी कंपोस्ट की कितनी मात्रा डालेंगे अपन? तो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर अपन सब्जियों में डालेंगे और 5 टन प्रति हेक्टेयर अपने पास फसलों के लिए। ठीक है, ठीक है। तो सामान्य खाद की तुलना में वर्मी कंपोस्ट में 8 गुना अधिक एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं। और एक्टिनोमाइसीटीज क्या है? मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवी है, ध्यान रखना। एक केचुए 6 माह में 250 केचुए पैदा कर सकता है। और मात्रा ये देखो यहाँ पे। इसके अलावा आपके जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें ऑक्सीन और साइटोकाइनिन जैसे वृद्धि हार्मोन भी होते हैं। ऑक्सीन और साइटोकाइनिन, आगे जब पादप हार्मोन पढ़ेंगे तब इनके बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखो कि वर्मी कंपोस्ट में ऑक्सीन व साइटोकाइनिन भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसी के साथ देखो अपने वर्मी कंपोस्ट भी कंप्लीट होता है। मतलब स्थूल खाद जब अपन ने पढ़ा था तो स्थूल खाद के एग्जाम्पल कौन कौन से थे? एक तो आपके गोबर की खाद, दूसरा हरी खाद, तीसरा अपन ने पढ़ा था कंपोस्ट खाद और चौथा वर्मी कंपोस्ट। चारों खादों के बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ लिया, इनको बनाने की विधियां, पोषक तत्व और इसके अलावा जो भी चीजें इनके बारे में खास है उनके बारे में। ठीक है,
अब देखो अपन जितनी भी स्थूल खाद बच रही है उनमें जो नाइट्रोजन है उसको एक जगह लिखते हैं और नाइट्रोजन परसेंट, ठीक है। तो नाइट्रोजन परसेंट स्थूल खाद्य जितनी भी अपन पढ़ चुके हैं उसमें केवल नाइट्रोजन परसेंट ज्यादा पूछा जाता है, तो एक बार के अपन यहाँ एक साथ लिख लेंगे इनको, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, FIM में नाइट्रोजन 0.5%। फिर अपन ने पढ़ा था कंपोस्ट का देखो पहले कंपोस्ट में अपन ने दो प्रकार की कंपोस्ट पढ़ी थी, एक तो शहरी कंपोस्ट बोले तो सिटी कंपोस्ट। तो सिटी कंपोस्ट में कितने परसेंट नाइट्रोजन था, 1.5%। फिर अपन ने फार्म कंपोस्ट पढ़ा था, फार्म कंपोस्ट में नाइट्रोजन कितना था, 0.5%, ठीक है। FIM सिटी कंपोस्ट, फार्म कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट में भी कितनी नाइट्रोजन होगी, 3%। एक देखो जो आपके भेड़ बकरी है, भेड़ बकरी की खाद में जो नाइट्रोजन होगी, मैंने आपको जब बताया था कि पोषक तत्वों को प्रभावित करने वाले कारक, तब प्रजाति भी बताई थी मैंने कि प्रजाति, पशुओं की प्रजाति से पोषक तत्वों पर प्रभाव पड़ता है। तो देखो भेड़ बकरी की खाद है उनमें 3% नाइट्रोजन है, लेकिन FIM जिसमें अपन गोबर का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन कितना है, 0.5%, ठीक है। आप इतना जान रखो, भेड़ बकरी की खाद को पढ़ना क्या है, इतना ही जान रखो कि इसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, सिटी कंपोस्ट हो गया FIM। यही अभी तक अपन ने यही पढ़ा। आगे देखो, आगे बात करते हैं अपन, स्थूल खाद अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं अपन सांद्रित खादों के बारे में। सांद्रित खाद, तो सांद्रित खादों की परिभाषा अपन ने कैसे बोली थी कि सांद्रित खाद वे खादें होती हैं जिनमें कार्बनिक पदार्थ तो कम, कार्बनिक पदार्थ तो क्या है, कम, लेकिन पोषक तत्व अधिक होते हैं। और ये सांद्रित खाद भी आगे देखो 2 भागों में डिवाइड होती है। एक होती है पादपजन्य, पादप जनित लिख लो, ठीक है। एक होती है जंतु जनित। सांद्रित खादें भी 2 प्रकार की होती है अपने पास, एक है पादप जनित, दूसरा जंतु जनित। और सांद्रित खाद बोलते किनको है, कार्बनिक पदार्थ कम और पोषक तत्व अधिक मात्रा में हो। तो पादप जनित में अपने पास क्या आ जाएगी, खलियां। खलियां पादपों से प्राप्त होती है ना, तिलहनी फसलें, उनसे प्राप्त क्या होती है, खलियां। और ये खलियां भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है खाद्य और दूसरी अखाद्य। खाद्य बोले तो वे खलियां होती है जिनको पशु खा सकते हैं। खाद्य खलियां, ध्यान रखना, खलियां अपने खाने का सामान नहीं है। जो यूं बोलो कि खाद्य आ गया मतलब जिन खलियों को मनुष्य खा सकता है उन खलियों को अपन खाद्य बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा। खाद्य किन के लिए होता है, खाद्य खलियां किनको बोलेंगे, जिन खलियों को पशु खा सकते हैं उन खलियों को अपन क्या बोलेंगे, खाद्य खलियां। और अखाद्य मतलब पशुओं के खाने योग्य नहीं होती है। तो पादप जनित जो अपने पास सांद्रित खाद है वो क्या है, खलियां। दूसरा अपने पास है जंतु जनित। तो जंतु जनित में अपन ने जब सांद्रित खाद पढ़ा था तब उसमें रक्त खाद एक पढ़ा था, रक्त खाद, मीट मील ये नहीं पढ़ा था, पर अभी लिख लो आप, मीट मील, हड्डी का चूरा, हड्डी की खाद बोल दो, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए आपके। देखो सांद्रित खाद 2 प्रकार की होती है, पादप जनित, जंतु जनित। पादप जनित में खलियां आती है, खाद्य खलियां। वे खलियां जिनको पशु खा सकते हैं उनको खाद्य खलियां बोलते हैं, और जिनको पशु नहीं खा सकते उनको अखाद्य बोलते हैं, ठीक है। जंतु जनित की बात करें तो रक्त खाद, मीट मील, हड्डी की खाद, इनको क्या बोलेंगे, जंतु जनित।
अब देखो सांद्रित खाद्यों में अपन ने खलियां पढ़ ली। अब खलियों के बारे में खाद्य और अखाद्य खलियां अपन अलग अलग पढ़ते हैं कि खाद्य और अखाद्य खलियों में नाइट्रोजन परसेंट कितना होता है। केवल नाइट्रोजन परसेंट का ध्यान रखना बस आपको। खलियां दो प्रकार की है ना, खाद्य खलियां और अखाद्य खलियां। खाद्य खलियां और अखाद्य। खाद्य खलियों की बात करें, खाद्य खलियों की बात करें तो इधर खली आ जाएगी और इधर नाइट्रोजन परसेंट। ठीक है, खली की अपन बात करें तो सबसे पहले कौन सी होगी, कुसुम। और कुसुम में भी कौन सा कुसुम, छिली हुई खली। कुसुम दो प्रकार की होती है, एक तो छिली हुई, एक बिना छिली हुई। और जो छिली हुई कुसुम होगी उसमें नाइट्रोजन परसेंट सबसे ज्यादा होगा, ध्यान रखना। जो छिली हुई खली है उसमें नाइट्रोजन परसेंट सबसे ज्यादा होगा, 7.9%। फिर अपने पास आता है मूंगफली। तो मूंगफली में नाइट्रोजन परसेंट 7.2%। ठीक है, आगे आपके आता है तिल। तिल में नाइट्रोजन परसेंट होगा 6.2%। फिर आता है सरसों। सरसों में नाइट्रोजन परसेंट 5.2%। फिर आपके आता है कपास। कपास बोले तो कपास में नाइट्रोजन परसेंट कितना होगा, 6.4%। ठीक है, कपास के बाद अपने रह गया देखो अलसी की खली, नारियल और बिनोले की खली। अरे बिनोला जो अपन बोलते हैं ना, बिनोला कपास ही है। बिनोला बोल दो या फिर कपास बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, तो अलसी की खली, अलसी की खली में नाइट्रोजन परसेंट होता है आपके 3.9%। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, देखो सॉरी 4.9% है। ठीक है, अलसी की खली में 4.9% है। अब छूट रहा अपने नारियल और कुसुम खली, और आपके बच रहा है एक नारियल और कुसुम खली है, नारियल। तो नारियल में नाइट्रोजन परसेंट कितना हो जाएगा, 3%। इसके बाद कौन सा है, कुसुम। ये कुसुम कौन सा, ऊपर तो अपन छिली हुई की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। केवल कुसुम आ जाए, केवल कुसुम आ जाए तब अपन को कितना बताना है, नाइट्रोजन परसेंट 4.9%। ठीक है, केवल कुसुम आ जाए तो नाइट्रोजन परसेंट 4.9% होगा। लेकिन छिली हुई कुसुम आए आपके पास तो नाइट्रोजन परसेंट 7.9% होगा। और मूंगफली की अपन बात करें 7.2%। स्टार पॉइंट लगा के लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीन, मूंगफली, तिल, सरसों, ये तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एक का फर्क आ रहा है, देखो 7.2, 6.2, 5.2। क्रम याद रखना, मूंगफली, तिल और सरसों, ये हो गई आपकी खाद्य खलियां और उसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अखाद्य खलियों की। तो अखाद्य खलियां कौन सी होती है, जिनको पशु नहीं खा सकते। तो जिनको पशु नहीं खा सकते उन खलियों को अपन लिखेंगे। तो वो खलियां कौन सी है, सबसे पहले नीम, फिर अरंडी, फिर करंज, फिर महुआ। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो नीम, अरंडी, करंज और महुआ, इनमें नाइट्रोजन परसेंट कितना होगा। नीम में 5.2%, अरंडी में 4.2%, महुआ में आपके होगा 2.5% नाइट्रोजन। और जो आपके पास करंज है उसमें कितना होगा, 3.9%। ठीक है, करंज में 3.9% है
और नीम में आपके पास 5.2% होगा, अरंडी 4.2% नाइट्रोजन, और करंज में 3.9%, महुआ में 2.5%। ठीक है, इस महुआ में लिखो आप कि ये महुआ क्या होता है। इसमें एक तो सेपोनीन वर्णक पाया जाता है, महुआ की खली में सेपोनीन वर्णक पाया जाता है। और जो आपके नीम और अरंडी है, सॉरी नीम और करंज है, इसको अलग से लिखाती हूँ मैं आपको। इसमें बस इतना जान रखो, खलियां, खाद्य नाइट्रोजन परसेंट कितना होता है 5.2%, नीम में, अरंडी में 4.2%, करंज में 3.9%, महुआ में 2.5%, और महुआ की खली में क्या पाया जाता है, सेपोनीन वर्णक। ठीक है, अब खाद्य खलियों की बात करें तो खाद्य खलियों में कुसुम छिली भी आ जाए तो 7.9% सर्वाधिक नाइट्रोजन। ठीक है, इसके अलावा कुसुम नहीं दे रखा, केवल कुसुम छिली भी नहीं दे रखी, केवल कुसुम दे रखी है, तब नाइट्रोजन परसेंट सबसे ज्यादा होगा आपके पास मूंगफली में 7.2%, तिल में 6.2%, सरसों में 5.2%। फिर बचता कपास, कपास में कितना हो जाएगा 6.4%, अलसी में 4.9%, नारियल में 3% और कुसुम में फिर से 4.9%। ठीक है, इसी के साथ खलियां अपने कंप्लीट होती है। इसमें नाइट्रोजन परसेंट कितना होता है। अब खलियों में एडिशनल बात करते हैं अपन कि फसलों में कैसे उपयोग करेंगे इनको। देखो, खलियों का उपयोग अपन कब करेंगे, फसल बुवाई के 10 से 15 दिन पूर्व अपन क्या करेंगे, खलियों का उपयोग। तो खलियों में लिख लो खलियों का उपयोग कब करते हैं, फसल बुवाई के 10 से 15 दिन पूर्व उपयोग। फसल बुवाई के 10 से 15 दिन उपयोग करते हैं किनका, खलियों का। अब देखो, खलियों में एक और बात लिखो आप कि खलियों में प्रोटीन और नाइट्रोजन तो अपन अलग अलग पढ़ चुके हैं। सभी खलियों में खाद्य और अखाद्य खलियों में नाइट्रोजन परसेंट अपन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन के अलावा खलियों में प्रोटीन पाया जाता है और तेल भी पाया जाएगा। तेल क्यों पाया जाएगा, क्योंकि खलियां तिलहनी फसलों से प्राप्त होती है, तो उसमें कुछ मात्रा में तेल भी होगा और प्रोटीन भी होगा। और नाइट्रोजन परसेंट अपन लिख चुके हैं। तो प्रोटीन की बात करें, खलियों में प्रोटीन कितना परसेंट होना चाहिए, तो कितना परसेंट होता है 30 से 35%। तेल कितना परसेंट होता है 5%। ध्यान रखना, प्रोटीन किस लिए लाभदायक होगा, क्योंकि जो आपके खाद्य खलियां हैं जिनको पशु खा सकता है, उन खलियों में कौन सहायक होता है, प्रोटीन पशुओं के लिए अच्छा स्रोत बनेगा। और तेल की मात्रा भी होती है 5%। अब देखो, अपन बात करते हैं कि फसल बुवाई के 10 से 15 दिन पूर्व उपयोग करते हैं किनका, खलियों का। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, वो क्या है, महुआ। जो महुआ की खली है उसको कभी भी 10 से 15 दिन पूर्व उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि फसल बुवाई के 2 माह पूर्व उपयोग करना चाहिए। सभी खलियों को अपन 10 से 15 दिन पूर्व डाल सकते हैं, लेकिन जो आपके महुआ है उसको 2 माह पूर्व डालते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सेपोनीन वर्णक पाया जाता है। सेपोनीन वर्णक पाया जाता है, इसलिए खलियों के महुआ की खली के अपघटन में अधिक समय लगता है। और वो समय कितना है, 2 माह पूर्व डालेंगे। और बाकी की खलियों में कितना टाइम लग रहा है, 10 से 15 दिन अपघटन में। फसल बुवाई के अपघटन के 10 से 15 दिन पूर्व अपन किसका उपयोग करेंगे, सभी खलियों का उपयोग फसल बुवाई के 10 से 15 दिन पूर्व करेंगे। और अपवाद क्या होगा, महुआ।
जिसमें क्या 2 माह पूर्व सेपोनिन वर्णक के कारण। एक देखो यहाँ अपन ने लिखा था कि खलियों में प्रोटीन 30 से 35% और नाइट्रोजन अपन अलग अलग खलियों में लिख चुके हैं। इसके अलावा तेल कितना होता है 5%। इसके अलावा जितनी भी खलियां अपन ने पढ़ी है उनके बारे में एक बार उपयोग की दृष्टि से देखते हैं कि जो नीम और करंज की खली है, नीम व करंज की खली है, नीम और करंज की खली का उपयोग किस लिए करते हैं? नाइट्रोजन अवरोधक के रूप में। नाइट्रोजन अवरोधक के रूप में नीम और करंज की खली का उपयोग करते हैं नाइट्रोजन के अवरोधक के रूप में। नाइट्रोजन अवरोधक बोले तो किसको बोलेंगे कि जहां जिस एरिया में अपने क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का अपघटन हो रहा है या नाइट्रोजन का नुकसान हो रहा है, उस एरिया में अपन किसका उपयोग करेंगे? नीम और करंज की खली का, जिससे क्या होगा? नाइट्रोजन का अवरोध होगा। किसके कारण? नीम और करंज की खली के कारण। खाद्य खलियों की बात करी थी अपन ने, तब नीम और करंज की खली पढ़ी थी, ठीक है। इसके अलावा जो नीम की खली है उसमें क्या पाया जाता है? कौन से रसायन पाए जाते हैं? एजाडिरेक्टान, एजाडिरेक्टान, निम्बीन व निम्बिडीन, निम्बीन व निम्बिडीन व टिग्निक एसिड भी पाया जाता है। टिग्निक एसिड जो आपके नीम की खली है उसमें एजाडिरेक्टोन, निम्बीन, निम्बिडीन और टिग्निक एसिड जैसे क्या पाए जाएंगे? एल्केलॉइड, ठीक है। एजाडिरेक्टोन, निम्बीन, निम्बिडीन, टिग्निक एसिड पाए जाएंगे। नीम और करंज की खली का उपयोग नाइट्रोजन अवरोधक के रूप में करते हैं। इसके बाद बात करें, एक होता है आपके अरंडी की खली। अरंडी कहाँ पे पढ़ा था अपन ने? अखाद्य खलियों में। और जो अलसी पढ़ा था, ध्यान रखना अलसी और अरंडी में कंफ्यूज मत होना। अरंडी का उपयोग अखाद्य खली के रूप में किया जाता है, जबकि आपके पास जो अलसी है वो खाद्य खली है। तो अरंडी का उपयोग एंटी टर्माइट के रूप में कर रहे हैं। एंटी टर्माइट, टर्माइट किसको बोलते हैं अपन? टर्माइट अपने पास है दीमक, दीमक को अपन क्या बोलते हैं? टर्माइट या टर्मिट एरिया। कभी पढ़ा होगा कि दीमक की कॉलोनी को टर्मिट एरिया बोलते हैं। तो टर्माइट अपन किसको बोलेंगे? दीमक को, है ना। तो अरंडी, अरंडी का उपयोग एंटी टर्माइट मतलब दीमक प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। जिन क्षेत्रों में दीमक अधिक लगती है उन क्षेत्रों में अपन किसका उपयोग करेंगे? अरंडी का उपयोग, ठीक है। नीम और करंज की खली नाइट्रोजन अवरोधक के रूप में काम आती है। एजाडिरेक्टोन, निम्बीन, निम्बिडीन, टिग्निक एसिड किसमें पाया जाता है? केवल नीम में, ठीक है। खलियों के अपघटन में मैंने बता दिया था आपको 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा। इसके बाद अपने देखो खलियां यहीं पे कंप्लीट होती है, ठीक है। खलियां अपने कंप्लीट होती है। खलियों में मैंने अलग अलग खलियों में नाइट्रोजन, उनके प्रकार, खाद्य और अखाद्य खलियां, और जो अखाद्य खलियां उनका उपयोग किस मकसद से करते हैं अपन वो भी पढ़ चुके हैं। और जो अरंडी है उसको एंटी टर्माइट के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अब देखो ये अपने पास हो गया खलियां जब अपन ने पढ़ी थी, सॉरी सांद्रित खाद जब अपन ने पढ़ा था। तो सांद्रित खाद में मैंने बोला कि सांद्रित खाद 2 प्रकार की होती है। एक तो कैसी होगी? पादप जन्य, और दूसरी कैसी होगी? जंतु जन्य। जिनमें से अपने कौन सी हो चुकी है? पादप जन्य हो चुकी है। अब जंतु जन्य सांद्रित खादों की बारी आती है। जंतु जन्य सांद्रित खाद्य, जंतु जनित जो सांद्रित खाद्य है उनमें बात करें तो सबसे पहले अपने पास आएगा रक्त की खाद या रक्त खाद बोल दो।
तो रक्त खाद में नाइट्रोजन कितना परसेंट होगा? 10 से 12% नाइट्रोजन। दूसरा अपने पास आता है मीट मील, मतलब मांस वगैरह। तो इन सब में किसका उपयोग, कितना परसेंट नाइट्रोजन होगा? 10 से 11% नाइट्रोजन की बात हो रही है यहाँ पे। रक्त खाद में जंतु जन्य सांद्रित खाद्य जब अपन ने पढ़ी थी तब उनमें एग्जाम्पल रक्त खाद था, मीट मील, हड्डी का चूरा। तो रक्त खाद में 10 से 12% नाइट्रोजन और मीट मील में क्या है? 10 से 11% नाइट्रोजन है। आगे अपन बात करते हैं रो बोन मिल। आगे अपने है रो बोन मिल और एक दूसरा होता है आपके स्टीम बोन मिल। स्टीम बोन मिल, बोन मतलब हड्डी। तो ये दोनों किसके, कौन सी खाद है? हड्डी की खाद ही है, लेकिन इनमें भी दो कैटेगरी होती है। हड्डी की खाद में भी दो कैटेगरी होती है, एक आपकी रहेगी रो बोन मिल, एक है स्टीम बोन मिल। तो जो रो बोन मिल है उनमें नाइट्रोजन कितना होगा? 3 से 4%। और जो अपने पास 20 से 25% इनमें क्या होगा? फॉस्फोरस। ध्यान रखना 20 से 25% इनमें फॉस्फोरस होता है। और एक आपके पास बचता है स्टीम बोन मिल जिसमें नाइट्रोजन कितना? 1 से 2%। और जो आपके फॉस्फोरस है वो कितना होगा? 25 से 30%। अब यहाँ देखो रो बोन मिल में नाइट्रोजन ज्यादा हो रहा है, 3 से 4% नाइट्रोजन और 20 से 25% फॉस्फोरस है। तो स्टीम बोन मिल में नाइट्रोजन थोड़ा कम हो जाएगा और फॉस्फोरस बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 से 2% नाइट्रोजन हो जाएगा और 25 से 30% फॉस्फोरस। आगे अपन बात करते हैं गुआनो की खाद। गुआनो की खाद, तो गुआनो की खाद की अपन बात करें तो 7% इसमें नाइट्रोजन होगा और 8% अपने पास फॉस्फोरस होगा। ठीक है, गुआनो की खाद की बात करें तो 7% नाइट्रोजन होगा और 8% फॉस्फोरस। जंतु जन्य सांद्रित खादों में अपन ने पहला पढ़ा है रक्त खाद जिसमें 10 से 12% नाइट्रोजन होता है। और मीट मील कितना होगा? मीट मील में 10 से 11% नाइट्रोजन, रो बोन मिल में 3 से 4% और 20 से 25% फॉस्फोरस। स्टीम बोन मिल में 1 से 2% नाइट्रोजन और 25 से 30% फॉस्फोरस। गुआनो की खाद में 7% नाइट्रोजन और 8% फॉस्फोरस। ठीक है, इसी के साथ देखो अपने कंप्लीट होता है खाद वाला टॉपिक। खाद अपने यही कंप्लीट होता है। अपन ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। पहला अपन ने पढ़ा था पोषक तत्व और उन्हीं पोषक तत्व की कमी होने के कारण अपन किन की पूर्ति करेंगे? खादों की। तो खाद पढ़ लिए। अगला टॉपिक अपन ने किसके बारे में डिस्कस करेंगे? उर्वरकों के बारे में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आशा है कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया मैंने पोषक तत्व और खाद आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी जो भी दिक्कत, कंफ्यूजन आपके है वो कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।